चलिए हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम से यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक टॉपिक देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। पहले ये समझने का कोशिश कीजिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अगर बेसिक बात समझने का कोशिश करो तो केमिकल रिएक्शन हम लोग कहते किसको हैं, दिस इज नथिंग बट द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। वही बात यहां पर हम लोग एम्फेसाइज करते हैं, यानी एटम्स एक्चुअली में दिस रीअरेंजमेंट होता है एटम का। मतलब क्या ही होगा कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये शेयर करेगा, उसका बात करते हैं। ठीक है, पहले देखो यहां क्या लिखा है, इन द केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड एंड द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स डू नॉट चेंज इनटू द अदर एलिमेंट्स। यानी एटम चेंज नहीं होता है, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम ऑकर्स। ठीक है, तो एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन, एनर्जी चेंज में हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो हम लोग बात करेंगे एक्सोथर्मिक का और दूसरा हम लोग पढ़ रहे होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आप मतलब समझते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होता है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इन जनरल याद रखोगे ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। जैसे आप कार्बन को जला रहे हो तो वो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, यानी C+O2 क्या हुआ, हीट लिबरेट कर रहा है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके अलावा जो एग्जाम में पूछता है उसको भी थोड़ा याद रखोगे। जैसे यहां पर हम लोग लिखे भी हैं कि बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, ऑल दिस कंबशन रिएक्शन। उसके डाइल्यूट एन एसिड इन वाटर। ठीक है, यानी कोई भी एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन है। एंड द रिएक्शन ऑफ क्विकलाइन ये जनरली पूछता है। ठीक है, क्विकलाइन मतलब CaO का बात कर रहा है, वाटर मिलाओगे तो क्या होगा, दैट इज COH2, दैट इज स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द हीट लिबरेट होगा। इसको इसी तरह से पूछता है कि एक ग्लास में हम लोग CaO वाला ग्लास में एक थोड़ा वाटर डाल रहे हैं तो उस केस में ग्लास का टेम्परेचर क्या होगा, इस तरह का बात करता है, तो ग्लास गर्म हो जाएगा बिकॉज दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। उसी तरह से हम लोग कंबशन रिएक्शन का बात जैसे किए थे CO2 वाला, वही बात यहाँ मीथेन वाला भी हो सकता है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है, आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आपसे एंडोथर्मिक रिएक्शन में आ गए थे। एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते किसको हो, जो बेसिकली हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसको क्या वर्ड यूज करोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी जो हीट एब्जॉर्बिंग होता है। इसका भी कुछ एग्जांपल्स है, अगेन आप याद रखेंगे। देखिए जैसे उसमें बोले थे, एक्सोथर्मिक बोले थे कि ऑल कंबशन रिएक्शन, उसी तरह से एंडोथर्मिक हम लोग बोलते हैं ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी ब्रेक होने का बात कर रहे हैं। जैसे CaCO3 ब्रेक हुआ CaO प्लस CO2 में, इस प्रोसेस में क्या होगा, उसको हीट चाहिए होगा, तो वी हैव टू प्रोवाइड हीट टू CaCO3 टू ब्रेक इट इनटू CO प्लस CO2। ठीक है, तो ये बेसिक एक बात कर रहे हैं, वही बात यहां पर लिखा हुआ है। एग्जांपल्स इंक्लूड द इवोपरेशन ऑफ वाटर, इसका भी बात किए थे हम लोग कि इवोपरेशन इज द मेथड ऑफ कूलिंग। ठीक है, इवोपरेशन से क्या होता है, कूलिंग होता है ना। जैसे हमारा भी बॉडी ठंडा कैसे होता है, स्वेटिंग होता है, तो स्वेट से इवोपरेशन होगा तो वो कूल करेगा। आप इवोपरेशन का मल्टीपल एग्जांपल्स जानते हैं। हम लोग कूलर का भी बात किए थे, कूलर में भी क्या होता है, इवोपरेशन होता है, जिसके कारण रूम ठंडा हो जाता है। तो इवोपरेशन ऑफ वाटर इज द मेथड ऑफ कूलिंग। ठीक है, बिकॉज इट विल एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इसलिए बोलते हैं ऐसा। ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर सब्लिमेशन मतलब समझ जो ना कि सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में आने को क्या बोलते हो, दैट इज सब्लिमेशन। वो भी एक एंडोथर्मिक है, मतलब उसमें भी हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम अभी आपसे बात की, ये वाला क्या है, एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सच एज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर। ठीक है, तो यही बात हम लोग कर रहे थे। नेक्स्ट एक पार्ट में डिवाइड करके बात किए थे कि देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन आप क्या कहते हैं, जिस रिएक्शन में सनलाइट का जरूरत होता है, जो भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, उसको क्या वर्ड यूज करते हो, दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली लाइट एनर्जी का जरूरत होता है, उसी को हम लोग वर्ड यूज करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका एक बेसिक एग्जांपल तो फोटोसिंथेसिस है ही, क्योंकि दिस इज अ टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक और याद रखना, ओजोन वाला एग्जांपल। ठीक है, ओजोन में मतलब ओजोन लेयर का बात कर रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में बात कर रहे हैं, जो O2 से O3 का कन्वर्जन होता है, ये क्या है, एक तरह का फोटोकेमिकल रिएक्शन है, उसका बात कर रहे थे। इसके बाद हम लोग आ गए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट। ठीक है, मतलब कैसे करोगे कि बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसका बात किए थे। लेकिन उससे पहले एक और बात समझ रहे थे हम लोग कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पर करता है, दिस इज द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम। समझ में आया कि हम लोग किसका बात कर रहे हैं, कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितना होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, कि नंबर ऑफ कॉलिजन, मतलब एटम्स के बीच का कॉलिजन इधर इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, या फिर डिक्रीज कर दो तो डिक्रीज हो जाएगा, वही होता है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, उसका बात कर रहे हैं।
अब आपको बात करने का जरूरत नहीं है, समझ लीजिए कैसे ही होगा, खुद कॉमन सेंस लगाइए। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पहला कौन सा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट अगर अमाउंट बढ़ाओगे तो उसके बीच का कोलिजन इंक्रीज होगा, ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर का भी बात कर सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा, जहां काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। कैटलिस्ट आप जानते ही हो, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लिखा है, कैटलिस्ट इसके बाद भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगा तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट हम लोग बात करें फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी जरूरी है। अगर गैसेस स्टेट में है तो आप जानते हैं ज्यादा इजीली रिएक्ट करता है, वहीं पर अगर केमिकल स्टेट का भी बात करोगे, केमिकल नेचर का भी बात करोगे, तो बेसिकली समझो कि हर का केमिकल नेचर भी उसके रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट होता है, ठीक है। नहीं तो कार्बन हवा में भी है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, तो क्या रिएक्ट करके CO2 बन थोड़ी ना रहा है, ठीक है। तो बेसिकली उसका केमिकल नेचर भी हम लोग बात करते हैं, किस स्टेट में कब जाके वो रिएक्शन करता है, तो दिस इज द फिजिकल एंड द केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, इसका बात करते हैं। ये तो ठीक है, हो गया। एक्चुअली पूरा कहानी भी देखे थे हम लोग कैटलिस्ट को समझने के लिए। कैटलिस्ट एक बात समझने का कोशिश कीजिए, इट एक्चुअली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट होता क्या है, इट एक्चुअली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम बोलते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या किए थे, एक छोटा सा कहानी देखे थे, ठीक है। कैटलिस्ट को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा कहानी का बात किए थे, जिसमें देखिए कि दो आदमी के बीच में लड़ाई हो रहा है, बहसा बहसी हो रहा है, तो पीछे से एक आदमी आके उसको इग्नाइट किया कि मारो मारो टाइप से चिल्ला रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि एक दूसरे को सपोर्ट करके हाँ तुम लोग लड़ाई करो, तो उस केस में क्या होगा, दोनों आदमी लड़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों आदमी लड़ाई करेगा, तो तीसरा आदमी क्या काम किया, जो बाहर से आके चिल्ला रहा था, वो क्या काम किया, दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। हमारे भी लाइफ में कहीं कहीं आपको कैटलिस्ट दिखेगा, तो बेसिकली कैटलिस्ट का काम किया, ये बात तो आप समझ रहे हैं। यानी वो किया क्या, ये एक्चुअली में एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर दिया। मतलब हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एन अल्टरनेटिव पाथवे, मतलब दूसरा रास्ता, एन अल्टरनेटिव पाथवे विथ लोअर एनर्जी, दिस लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए ना, कि एक्टिवेट करने का एनर्जी कम कर दिया, तो बेसिकली लोअर एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सच कैटलिस्ट। ये बात आप समझ गए ना कि कैटलिस्ट है। लेकिन एक बात बताओ, दो आदमी जो लड़ गया, तो तीसरा आदमी को कोई फर्क पड़ा क्या, वो तो अपना आराम से एंजॉय करते हुए निकल गया। इसका मतलब वो कंज्यूम नहीं हुआ। इसी से याद रख लोगे कि दो रिएक्टेंट का बेसिकली रिएक्शन को इंक्रीज किया, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज किया विदाउट बीइंग कंज्यूम, तो वो कंज्यूम नहीं कर रहा है। एक पॉइंट और समझने का कोशिश करना कि जैसे दो आदमी आपस में बात कर रहा है, पीछे से तीसरा आदमी चिल्लाते हुए आया कि लड़ो लड़ो मारो मारो, तो लड़ाई थोड़ी ना चालू कर दोगे। इसका मतलब क्या है कि तीसरा आदमी हम लोग में लड़ाई चालू नहीं करवा सकता है। इसका मतलब क्या है, अ कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट द रिएक्शन। समझने का कोशिश कीजिए, अ कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट द रिएक्शन। जब रिएक्शन चल रहा होता है ना, तब वो इसको बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है विथ डिक्रीजिंग द लोअर एनर्जी, ठीक है, डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एनर्जी बोल दिया, डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ये काम करता है। पर क्या कैटलिस्ट कंज्यूम होता है, नहीं। क्या कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है, नहीं। ये सब काम कैटलिस्ट नहीं कर सकता है। इसी टॉपिक में हम लोग कुछ कैटलिस्ट का नाम भी पढ़े थे। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको बेसिकली ये प्रोसेस भी याद रखना है किस काम के लिए हो रहा है। जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे हैबर प्रोसेस से। हैबर प्रोसेस किस लिए है, दिस इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हैबर प्रोसेस क्या है, दिस इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। इसमें हम लोग आयरन को यूज करते हैं कैटलिस्ट, आयरन को यूज करते हैं कैटलिस्ट। यहां पर एक और वर्ड लिखा है मोलिब्डेनम, ठीक है। मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर टू इंप्रूव द कैटलिस्ट परफॉर्मेंस। मोलिब्डेनम क्या है, एज अ प्रोमोटर टू इंप्रूव द कैटलिस्ट परफॉर्मेंस। इसका मतलब समझ में आया, जो तीसरा आदमी था जो लड़ाई करवाने आया था, उसको भी लेके कोई आया है, ठीक है, वो अपने नहीं आया, बोला कि चल चल वहां लड़ाई हो रहा है देख के आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो चौथा आदमी जो है दैट इज प्रोमोटर, वही है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर टू इंप्रूव द कैटलिस्ट परफॉर्मेंस, इसका बात कर रहे थे। नेक्स्ट हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन आप सिंपल प्रोसेस है, जानते होंगे। हाइड्रोजनेशन किसको कहते हैं हम लोग, जैसे सिंथेसिस ऑफ वनस्पति घी का बात करते हैं, इसमें हम लोग निकेल, देखो निकेल मेनली है, इसको याद रखोगे। पैलेडियम और प्लैटिनम भी इसको यूज किया जाता है, लेकिन इन जनरल अगर आपसे पूछता है तो जनरली निकल का बात होता है। लेकिन अभी देखोगे पैलेडियम और प्लैटिनम भी हम लोग इसके कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस का बात कर रहे थे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लैटिनम को यूज किया जाता था। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लैटिनम को यूज किया जाता था, लेकिन क्या होता है कि जो बेसिकली उसका सल्फर डिपॉजिट होता है ना, मतलब H2SO4
के प्रोडक्शन में सल्फर का तो यूज करेगा, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो सल्फर है दैट रिएक्ट्स विद द प्लैटिनम। पर कैटलिस्ट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? इट शुड नॉट रिएक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कैटलिस्ट का अमाउंट कमेगा, अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा? अमाउंट कमेगा। तो इसलिए अब इसको रिप्लेस करके वेनेडियम ऑक्साइड, ठीक है, वेनेडियम ऑक्साइड इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेनेडियम ऑक्साइड इज नाउ प्रेफर्ड बिकॉज प्लैटिनम इज सस्पेक्टेबल टू एज आर्सेनिक इंप्योरिटीज, उससे रिएक्ट करने का पॉसिबिलिटी रहता था, ठीक है। सल्फर में आर्सेनिक होता है, उसी से रिएक्ट करने का पॉसिबिलिटी रहता था, इसलिए अब हम लोग वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 होता है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस किसके लिए होता है जी? सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, ठीक है। इसमें भी याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड, देखो यहां पर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज अ कैटलिस्ट लिखा हुआ है, मैं आपको बोले थे ये पूछेगा नहीं, कैटलिस्ट का नाम ऊपर ही पूछेगा, तो ये लिखे किस लिए है कि आपसे एग्जाम में ये जरूर पूछ सकता है कि लेड चैम्बर प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं, आप सीधा बोलोगे सल्फ्यूरिक एंड दिस सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर के लिए। इसके पहले कौन सा था? कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वो भी किस लिए था? सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग सिंथेसिस ऑफ H2SO4, तो उसकी तरह इसको भी हम लोग, ये प्रोसेसेस है, डिफरेंट प्रोसेसेस है, उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डेकेंस प्रोसेस। डेकेंस प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? दिस इज प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस, इंपॉर्टेंट है, यहां तक इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यूप्रिक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट यूज करता है, बहुत काम का नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग टॉपिक पे आ गए थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए टॉपिक आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट टाइप्स का रिएक्शन है, बेसिकली रिएक्शन समझ लोगे तो काम हो जाता है। जैसे पहला स्टार्ट किया हम लोग कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन अभी तो भी बात किए थे कि बेसिकली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा बात किए थे। टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज कंबशन रिएक्शन। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से मिला तो CO2 प्रोवाइड कर रहा है, हीट लिबरेट कर रहा है, दिस इज अ कंबशन रिएक्शन। क्विक लाइम वाला एग्जांपल हम लोग पहले भी देखे हैं, दोबारा लिखा हुआ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये सब एक बार देख लीजिएगा, कोई खास इंपॉर्टेंट मतलब बेसिक बात हो रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना यानी ब्रेक होने का बात कर रहा है। जैसे इसमें क्या दिया है एग्जांपल? CaCO3 का बात किए हैं, ठीक है। CaCO3 क्या होता है? दिस इज लाइम वाटर हुआ ना, तो लाइम वाटर को आप जब हीट कर रहे हो तो क्या हुआ? CaO प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। CaO प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात किए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, यानी A प्लस BC अगर रिएक्ट कराओगे तो मान लो इसको डिस्प्लेस किया B को, तो AC प्लस B हो जाएगा। देखो ये वाला रिएक्शन बोल रहे हैं, AC प्लस B हो जाएगा, इस तरह का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज हम कल भी बोले थे कि रट लेना, जैसे KNaCA ऐसे करके याद किए थे ना, केदारनाथ का माली CA, माली Mg, आलू एल्यूमिनियम, जरा Zn, फीका Fe, पकाता PB है H, ठीक है। तो दैट इज वैसे हम लोग याद कर लिए थे। हाई कोर्ट है आपका, दूसरा हाई कोर्ट मतलब H, कोट मतलब दिस Cu, ठीक है दिस इज अगेन Hg, आपका आप AAP, ठीक है, AgAuPT है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बताते हैं हम लोग कि बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा तभी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हम आपको बहुत बार बोल चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज रटना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। चलिए जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, समझ गए। तो ये सब उसी का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे FeCuSO4 का हम लोग बात किए तो क्या करेगा? रिएक्टिविटी सीरीज चेक करेंगे। अच्छा FeCu से ऊपर है ना, इस केस में क्या होगा? FeSO4 प्लस Cu को डिस्प्लेस कर दिया, दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब वही लिखा हुआ है, देख लेना। नेक्स्ट बात की हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट का। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे AB प्लस CD का बात करोगे तो क्या किया? AC प्लस BD, इस तरह का बात कर दिया। उसी तरह का एग्जांपल भी हम लोग लिखे हैं, दैट इज AgNO3 प्लस NaCl का। देखो तो दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया, AgCl प्लस NaNO3 बना दिया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जब एक साथ बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स मतलब क्या? दिस इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का बात कर रहा है। रिएक्शंस वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर्स साइमल्टेनियसली। इसका हम आपको एग्जांपल इससे दिए थे, H2S प्लस क्लोरीन इज HCl प्लस सल्फर, ठीक है। इस केस में देखो यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल या ऑक्सीजन का एडिशन, समझने का कोशिश करो। दिस इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और दिस सॉरी दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस, हाँ सही बोल रहे थे ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ
हाइड्रोजन, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हो? दिस इज ऑक्सीडेशन। वहीं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज रिडक्शन को गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। ठीक है, तो एक रिएक्शन में हम लोग दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखे, अलग से भी देखे थे, यही लिख रहे थे गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी ये क्या हुआ? Cu में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या बोलोगे? दिस इज द टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहीं देखो HCl में हाइड्रोजन रिमूव हो गया, रिमूवल यानी क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज अगेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में जस्ट उल्टा हो जाता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा, गेन हुआ, तो दिस इज द टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। वहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको आप क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन सामने दिया हुआ है, देख लीजिए, NaOH प्लस HCl। NaCl क्या हो गया? सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो गया, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट आ गए थे हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें हम बस आपको इतना ही बोल रहे थे कि रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट कहते किसको है। ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन स्टॉप्स एट दैट टाइम, ये स्टेटमेंट देगा, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, एक्चुअली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, उसी को क्या बोलते हो? दैट इज बैकवर्ड लिखा हुआ है, रिवर्स एक ही बात है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन। हम आपको एग्जांपल देने का कोशिश किए थे कि देखो स्ट्रेटोस्फेयर में O2 और O3 अपने में एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में है, तो आप बोलोगे तो फिर डाउन क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जो हम लोग एटमॉस्फेयर में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ऐड किए हैं, उसके कारण ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीज लिखा हुआ है। चलिए, अब क्या किए थे हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट में कुछ बेसिक डिफरेंस समझने का कोशिश किए थे कि एसिड बेस सॉल्ट, एसिड और बेस में दिस हम लोग डिफरेंस समझने का काम किए थे। इसके बाद हम लोग दिस एसिड और बेस को अलग अलग से पढ़े भी थे। ठीक है, चलो एसिड बेस सॉल्ट टॉपिक देख रहे हैं। सबसे पहले एसिड और बेस। एसिड में किसको बोलते हो? एसिड जो सोर इन टेस्ट होता है, वहीं बेस किसको बोलते हो? बिटर इन टेस्ट। अब लिटमस पेपर टेस्ट जानते हैं, एसिड ऐसे भी जलाने वाला होता है ना, तो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, यानी टर्न्स लिटमस पेपर इनटू रेड। वहीं बी से ब्लू, बी से बेस, याद भी रखे थे आप, यानी टर्न्स द लिटमस पेपर ब्लू। इसके बाद हम लोग 3 थ्योरी है, उसका बस बेसिक लाइन देखे थे और कुछ नहीं। जैसे सबसे पहले अरेनियस थ्योरी का बात किए थे। अरेनियस थ्योरी क्या होता है? विच गिव्स द H+ आयन। ठीक है, विच गिव्स द H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, नॉर्मल बात है। विच गिव्स द H+ आयन, इसको क्या बोलते हो? दिस इज अरेनियस थ्योरी के अनुसार वो एसिड है। अरेनियस थ्योरी के अनुसार बेस कौन है? जो OH आयन रिलीज करता है इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, OH आयन, OH- आयन रिलीज करता है इन द एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड अरेनियस बेस। वहीं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी किसको बोलते हो? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में ये दिस प्रोटॉन डोनर को हम लोग एसिड बोलते हैं, प्रोटॉन डोनर को हम लोग एसिड बोलते हैं। वहीं पर दिस प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम लोग बेस बोलते हैं। एक ही बात हो रहा है ना, देखो H+ क्या है? दिस इज प्रोटॉन। H+ मतलब हाइड्रोजन में क्या बदला? प्लस लगा दिया, यानी इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, प्रोटॉन। तो ये क्या? गिव H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, मतलब H+ आयन दे रहा है, वही हुआ प्रोटॉन डोनर। तो एक ही बात बोल रहा है ना, बस थ्योरी अलग है, निकालने का तरीका अलग है, उसका बात नहीं कर रहे हैं, वो आपके काम का नहीं है, बस आपको थ्योरेटिकल लाइंस पता होना चाहिए। लेविस थ्योरी वही बात कर रहा है, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन डोनर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, इसी को लेविस थ्योरी बोलते हैं। दिस इज एसिड के लिए क्या कंसेप्ट है? विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। और बेस के लिए क्या कंसेप्ट हो जाएगा? उसका उल्टा, कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन। फिर हम लोग पीएच स्केल का बात किए थे, जिसको हम लोग 0 से 14 में मेजर कर रहे थे, 7 पर न्यूट्रल होने का बात किए थे। ठीक है, यहां पर 4 को हम लोग डिवाइडिंग लाइन बनाए थे, 0 से 4 तक स्ट्रॉन्ग एसिड, और 4 से 7 तक आप वीक एसिड, 7 से दिस 11 तक वीक बेस, और 11 से 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस का बात करते हैं। ये जो पीएच स्केल है, जिसका मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन, ये एक्चुअल में सोरेनसन दिए थे। ठीक है, सोरेनसन आदमी का नाम है जो इसका डिस्कवरी किए थे। फिर कुछ और भी टर्म्स देखे थे हम लोग, जैसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का बात किए थे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किसको बोलते हो? जो बेसिकली ऑर्डर चेंज कर लेता है, एसिड बेस सॉल्यूशन में कुछ ऑर्डर चेंज कर लेता है। जैसे वनीला, अनियन और क्लोव का बात किए थे आप, वनीला, अनियन और क्लोव। ठीक है, क्लोव मतलब लौंग का बात कर रहे हैं, यानी आप देखते ही हो लौंग का भी बेसिकली जब आप उस तरह का मीडियम में रखते हो तो अपने आप कुछ और, ये मतलब उसका एक्चुअल जो ऑर्डर है वो खत्म हो जाता है। अनियन तो आप रेस्टोरेंट्स में भी बैठते हैं तो अनियन को भी देखे होंगे, सिरका में डाला रहता है, उसके बाद अनियन में वो मतलब जो बेसिकली एक्चुअल जो उसका ये होता है, दस ऑर्डर होता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में आता है, ये तो आप यूज से भी समझ रहे हैं, वनीला याद रखिएगा।
एसिड बेस इंडिकेटर भी हम लोग बोलते हैं, जो एसिड बेस शो करने का काम करता है, यानी ये अपना कलर ही चेंज कर लेगा। जैसे लिटमस पेपर तो हम लोग यूज ही करते हैं उसके लिए, ठीक है। लिटमस पेपर एक्चुअल में लाइकेंस का बना होता है, ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। दिस चाइना रोज पेटल लिखा हुआ है, चाइना रोज का मतलब उड़हुल होता है, तो उड़हुल का फूल भी शो करता है। टर्मरिक भी अपना कलर चेंज कर लेता है, एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करता है, ठीक है। ये हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे, एक्चुअल में आपको याद होगा, जैसे 6 से 7 में आ रहा है, तो कितना एसिडिटी और बेसिक चेंज होता है, ये हम लोग बोले थे 10 टाइम्स चेंज होता है, और टाइम्स होता है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सीधा बात है कि आप एसिड और बेस किधर से किधर बात कर रहे हैं। देखिए इधर से इधर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, बेसिसिटी बढ़ रहा है, ये हम लोग लिखे भी थे। इधर से इधर जा रहा है तो बेस नेचर बढ़ रहा है, और उधर जा रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा है, जैसे इसमें क्या पूछा है, 3 to 6 यानी किधर जा रहा है, बेस बनने जा रहा है। 3 to 6 मतलब बेसिक तरफ जा रहा है। अगर हम बोलते हैं 9 to 6 इसका मतलब एसिडिक होता जा रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ था ऑलरेडी, बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, वही हम आपसे बनवाए थे। सेम क्वेश्चन है, कुछ एसिड रेन से रिलेटेड बात किए थे। आपको याद होगा हम ओशियन का भी पीएच बताए थे, 8.5 था। एसिड रेन का पीएच किसको बोलते हैं, एसिड रेन कब बोलते हैं, जब उसका पीएच लेस देन 5.6 हो जाता है, 5.6 से नीचे हो जाता है, उसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन मतलब रीजन क्या है, तो आप याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड्स, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में आपको एक चूज करना होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड चूज कीजिएगा, पहला वही है, सबसे ज्यादा पोटेंट वही है। देन हम लोग बात करते हैं दिस इज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वो अपना काम करता है, ठीक है। तो दिस इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, वो काम करता है। ये कुछ रटना था आपको तोता जैसा, ठीक है। इसमें क्या करना था कि ये क्वेश्चंस पूछता है डायरेक्टली, वही है, ये बेसिक है, इससे अलावा भी आप रट सकते हैं, ये बेसिक हम बात किए थे, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला जिसका दिया हुआ है एक बार देख लीजिएगा, ठीक ही है, ये सब का पूछता है, इसका पूछता है, ठीक है। जैसे कार्बोनिक एसिड क्या है, H2CO3, कहां यूज करते हैं, मतलब हम लोग यूज किस में कर रहे हैं, दैट इज सोडा वाटर एंड एरेटेड ड्रिंक्स। वहीं सिट्रिक एसिड का बात करोगे, अब इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा कुछ नहीं याद करना है जी, ठीक है ना। तो हम आपको शायद उस समय भी लिखवाए हुए हैं कौन कौन सा याद करना है, कौन सा नहीं करना है। सिट्रिक एसिड का क्या होगा, सिट्रस फ्रूट एंड आल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। उसके बाद लैक्टिक एसिड का बात किए थे, CH3CHCOH, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्टली याद रखिए, लैक्टिक एसिड तो जानते हैं मिल्क का बात होता है, यानी सोर मिल्क, और एसोसिएटेड विद द मसल्स फैटिगनेस में भी मतलब हम लोग एनाएरोबिक रिएक्शन इन दिस मसल्स का बात किए थे, उसमें लैक्टिक एसिड डिपोजिशन का बात किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बिट्रिक एसिड का बात कर रहे हैं, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूला। बिट्रिक एसिड कहां होगा, रैंसिड बटर यानी खराब होता हुआ बटर का बात कर रहा है। टर्टरिक एसिड ग्रेप्स में होता है। एसिटिक एसिड CH3COH, ये याद रखोगे, विनेगर में होता है। ऑक्सैलिक एसिड, ये भी फॉर्मूला याद रखोगे, HCOH 2 बार, ठीक है। टोमेटोज एंड ऑल्सो यूज्ड इन द फोटोग्राफी में जो रील साफ करने के लिए, ये याद है जब मूवी में देखोगे रील साफ करने के लिए कुछ लिक्विड सॉल्यूशन रखता है, वो किस चीज का होता है, दैट इज एक्चुअली ऑक्सैलिक एसिड, उसी का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड में हम आपको लेबनान का भी कहानी बताए थे, जो एक्सप्लोजन हुआ था, यानी उसका मतलब क्या है, दिस इज यूज्ड इन द एक्सप्लोसिव एंड आल्सो एज अ फर्टिलाइजर। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl आप जानते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूस में होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक, अच्छा इसको खत्म करने के लिए क्या यूज करते हो, एंटासिड, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस को खत्म करने के लिए क्या यूज करते हो, एंटासिड, यानी डाइजिन वाइजिन जो भी खा रहे हो सब एंटासिड है। इनफैक्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्या है, एंटासिड है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड किसी भी इंसेक्ट के स्टिंग में, फाउंड इन दिस स्टिंग्स ऑफ एंट्स, बीज एंड नेटल स्टिंग एक्चुअली नेटल प्लांट्स है, ठीक है। नेटल्स जो लिख दिया है, ये नेटल स्टिंग एक्चुअली प्लांट है, ठीक है। कौन सा प्लांट, आपको हिंदी बताए थे इसका, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये बिच्छू बूटी, ठीक है। दिस नेटल प्लांट्स जो है बिच्छू बूटी, यानी कोई प्लांट से अगर आपको कांटा मतलब चुभ गया और बाद में लहरता रह गया, ठीक है, यानी सेंसेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर फॉर्मिक एसिड है। सब में ऐसा नहीं होता है, कुछ प्लांट्स में होता है, तो उसमें क्या होता है, दिस इज फॉर्मिक एसिड। बेंजोइक एसिड आप जानते हैं, इसको हम लोग आगे भी पढ़े हैं, दैट इज यूज्ड एज द फूड प्रिजर्वेटिव, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। मैलिक एसिड का फॉर्मूला मत देखिए, कोई काम का नहीं है, ये एप्पल्स में होता है, ठीक है। तो ये कुछ है, आपको रटना है, ठीक है, कुछ एसिड्स का। उसी तरह से हम लोग कुछ बेस का बात किए थे, वो एसिड था, ये बेस आप देखे थे। चलिए बेस में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कास्टिक सोडा का, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कहां होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप बनाने में यूज होता है। कास्टिक पोटास का यूज हम लोग दिस इज
अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी में करते हैं। स्लैक लाइम हम लोग बहुत बार रटे हैं, CaOH होल 2 होता है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तोता जैसा रखते हैं इसको, ठीक है, ये CaOH होल 2 रटे रहते हैं। दिस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, CaOCl2, ये बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग बात कर रहे थे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी बोले कि दिस इज यूज्ड इन द एंटासिड एज एंटासिड, तो MgH होल 2, दिस इज यूज्ड एज द एंटासिड, ठीक है। बेकिंग सोडा आप घर में भी यूज करते हैं, तो यूज्ड टू रिमूव acidity in cooking and components in the antacid and is a soda acid fire extinguisher। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बेकिंग सोडा का यूज दिस फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। हालांकि ये बात हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर टॉपिक में भी अलग से बात कर चुके हैं। फॉर्मूला याद रखोगे, NaHCO3 होता है। नेक्स्ट हम लोग बात किए थे क्विक लाइम और बर्न्ट लाइम, दैट इज CaO का। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, हम लोग स्टील इंडस्ट्री में डिटेल से बात किए थे कैसे हम लोग CaO का यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, पेपर एंड सीमेंट एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द मेकिंग कास्टिक सोडा, तो ये तो आपको याद हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग बात किए हैं कॉमन सॉल्ट्स का, ठीक है। अगेन वन ऑफ द मोस्ट, देखो जितना कम से कम टॉपिक में हम लिखवाए हैं इतना तो आप रट के जाते हो विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो इसमें से आपको ये नहीं करना कि ये छोड़ना है वो छोड़ना है, वो छोड़ने वाला हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, ठीक है। ये कंप्लीट लिस्ट थोड़ी ना है, ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है, तो इसको आप ऐसे भी रट के जाओगे, ठीक है। चलो कॉमन सॉल्ट्स का बात कर रहे हैं। जैसे देखो ये एक्चुअली जो सॉल्ट्स का बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, सब में देखोगे वाटर कंपोनेंट होता है, हालांकि ये फॉर्मूला आप नहीं रटोगे, ठीक है, क्योंकि कितना याद रखोगे। जैसे वॉशिंग सोडा, यहां तक याद रखो, कोई दिक्कत नहीं कि सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन अब इसमें 10H2O होता है कि 7H2O होता है, यहां कंफ्यूज कर जाओगे। तो उससे अच्छा है कि वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट याद रखिएगा। तो आप बोलेंगे ये फॉर्मूला फिर लिख के क्यों दिए हैं, ये बस बताने के लिए कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, सब में देखो H2O है, सब में H2O है, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वही लिखा हुआ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा कहां यूज करते हो, इट इज यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। हम लोग हार्ड वाटर और दिस सॉफ्ट वाटर में भी बात किए हैं, एंड यूज फॉर द वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है, तो कपड़ा धोने के लिए भी काम आएगा, ठीक है। बोरेक्स का बात किए थे इन लेबोरेटरी एंड दिस, सॉरी लॉन्ड्री है, लेबोरेटरी बोल दिए, इन लॉन्ड्री एंड अदर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, क्लीनिंग में ही इसका भी यूज करते हैं। एप्सम सॉल्ट अगेन एंटासिड इस तरह की का काम करता है। दिस इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कंडीशंस लाइक कॉन्स्टिपेशन और इंसोम्निया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ग्लोबल सॉल्ट का बात कर रहे हैं। सोडियम सल्फेट, ये जो नाम है इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, ग्लोबल सॉल्ट दैट इज सोडियम सल्फेट, इस तरह का भी वर्ड पूछा जा सकता है, ठीक है। इफेक्टिव फॉर रिमूविंग एक्सेस ड्रग फ्रॉम द बॉडी आफ्टर ओवरडोज, उसके लिए भी ओवरडोज के लिए क्या यूज करोगे डायरेक्टली पूछेगा, तो दैट इज ग्लोबल सॉल्ट, इस तरह का बात करता है। जिप्सम आप जानते हो, कैल्शियम सल्फेट, इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखोगे, जिप्सम का भी याद रखोगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अलग से पूछता भी है। ये क्या है, जिप्सम का CaSO4 2H2O, दिस पीओपी का क्या है, दिस CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। तो ये दोनों याद रखोगे, जरूरी है। पीओपी का तो यूज जानते हो, घर वर में भी करता है, प्लास्टर करने के लिए भी करता है, सब चीज के लिए करता है। ब्लू वाइट्रोल का बात कर रहा है, दिस इज यूज्ड एज द हर्बिसाइड और fungicide. Green vitriol, this is used in the manufacture of iron salts and fertilizer और पिगमेंट, ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें बस फेरस सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट, ये वाला जरूरी है जी, ठीक है। ब्लू वाइट्रोल इंपॉर्टेंट है। व्हाइट वाइट्रोल किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज यूज्ड एज अ डाइटरी सप्लीमेंट एंड इन मेडिसिन, ऐसे ही लिख के दिया हुआ है कि ठीक है, जब सबका लिख रहे हैं तो यहाँ खाली छोड़ देंगे तो आपको लगेगा इसका क्या यूज है, उसके लिए लिखा हुआ है। आपको सिर्फ इसका इन तीनों का फॉर्मूला और ब्लू वाइट्रियोल का ये वाला चीज याद करना है, ये दोनों ये सब याद करने का कोई खास मतलब नहीं है। अच्छा, हम लोग पीएच भी बहुत का लिख लिए थे कि ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का बात किए थे, पीएच 2 होता है, लेमन का 2.5, विनेगर 3, ठीक है, यूरिन का 4.8 से 6 के आसपास, स्लाइवा 6.8। देखो जो 6.8 है आपसे कभी नहीं पूछेगा क्या होता है वैल्यू, आपसे पूछ रहा होगा एसिडिक है, बेसिक है, स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली बेसिक, उतना ही याद रखोगे। मिल्क में भी ऐसे ही 6.5 थोड़ी ना पूछेगा, पूछना होगा तो क्या पूछेगा, दिस इज स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। तो बेसिकली यूरिन या फिर स्लाइवा या फिर मिल्क, ये क्या है, स्लाइटली एसिडिक। 7 से नीचे हो गया तो क्या हुआ, स्लाइटली एसिडिक। ब्लड उसी तरह से स्लाइटली बेसिक होता है, दैट इज 7.4, ठीक है। प्योर वाटर का आप जानते हैं, सॉल्ट वाटर 8.5, दैट इज स्लाइटली बेसिक, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी हम लोग डिटेल से कहानी पढ़े हैं, दिस इज 10.5, क्योंकि ये एंटासिड के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। एंटासिड मतलब समझ रहे हो ना, स्टमक का HCl को डाउन करने के लिए, तो ये भी क्या होता है, दिस इज 10.5।
चलिए टॉपिक देख रहे हैं हम लोग फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर आप समझ रहे हैं ना कि बेसिकली है क्या, दिस आर द प्लांट फर्टिलाइजर बोलते क्यों है, क्या है, जिसको हम लोग प्लांट न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं। फर्टिलाइजर जब वर्ड यूज करते हैं तो दे आर प्रोड्यूस्ड लाइक इन इंडस्ट्री, तो दीज आर इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। तो बेसिकली कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग होता है तो दीज आर एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिकल्स। फर्टिलाइजर जब भी बात करते हैं हम लोग दो तरह का बात करते हैं, एक बार मुझे भी देखना होगा, आगे लिखा हुआ कि पहले ही है, सोल फर्टिलाइजर और मिक्स फर्टिलाइजर का बात करते थे। सुन लो वर्ड, सोल फर्टिलाइजर क्या होता है जिसमें सिंगल न्यूट्रिएंट होता है, मिक्स फर्टिलाइजर क्या होता है जिसमें मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। इसी में हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। सबसे पहले हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का बात किए थे। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में एक तो आप याद किए थे कि इसका अपना फॉयलर एप्लीकेशन मतलब लीफ पर यूज होता है, ठीक है। हम लोग यहीं पर दिस नीम कोटेड यूरिया का भी बात किए थे कि इसका अपना ही बेनिफिट्स है, सॉइल में धीरे धीरे मिलता है जिसके कारण प्लांट्स का ग्रोथ भी ठीक होता है, यूट्रोफिकेशन का प्रॉब्लम भी कम होता है। इसी में हम लोग दिस नैनो यूरिया का भी बात किए थे जो कि बेटर वे में यूज होता जा रहा है, तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे। आपको ये भी बात बोले थे कि जो सॉइल में हम लोग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर देते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट के फॉर्म में देते हैं। यूरिया इसमें याद रखिएगा, यूरिया इंपॉर्टेंट था। फॉर्मूला देखे थे आप, CO लिख के दोनों साइड NH2 लिख देते थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे पोटास फर्टिलाइजर, चलो पोटास से है इसमें, ठीक है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का स्लाइड खाली नहीं दिख रहा था आपको। पोटास फर्टिलाइजर आप समझ रहे हैं कि दिस इज ये क्या यूज है इसका, दिस हेल्प्स इन द स्ट्रेंथनिंग द प्लांट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी दिस स्टेम को स्ट्रांग बनाता है और डिजीज रेसिस्टेंट करता है। इस तरह का क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है डिजीज रेसिस्टेंस का, ठीक है। इसमें पोटास में बेसिकली पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड इस तरह का बात किए थे हम लोग। पोटास, फास्फोरस भी गायब है जी, एन पोटास आ गया, सॉरी के का बात हो गया, फास्फोरस भी गायब है, फास्फोरस भी सुन लो। फास्फोरस फर्टिलाइजर हम लोग किसके लिए बात कर रहे थे, ये प्लांट के रूट के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होता है। फास्फोरस में हम आपसे डैप का नाम लिए होंगे, डायमोनियम फॉस्फेट, इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। डायमोनियम फॉस्फेट एक तरह का मिक्स फर्टिलाइजर है, डायमोनियम फॉस्फेट एक तरह का मिक्स फर्टिलाइजर है जिसमें अमोनिया मतलब दिस नाइट्रोजन का परसेंटेज काफी कम होता है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 18%, वहीं फास्फोरस का दिस इज 46% होता है, तो उसको भी याद रखना जरूरी है। एक बात और याद रखना, फास्फोरस फर्टिलाइजर ऐसा है जो केमिकली प्रोवाइड करना ही पड़ता है, बात समझ रहे हैं, यानी आप सॉइल का जो फास्फोरस नीड है यू कैन नॉट फुलफिल इट विद द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसका मतलब क्या है कि फास्फोरस जो है बेसिकली आपको केमिकली दिस डालना पड़ता है सॉइल में, ये क्वेश्चन टाइप का भी अलग से पूछता है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं सोल फर्टिलाइजर और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, वही चीज लिखा हुआ है। आइडियल एनपीके रेशियो आप जानते हैं, दिस इज 4:2:1। फिर हम लोग आ गए थे सोप्स एंड डिटर्जेंट में, ठीक है। सोप्स और डिटर्जेंट एक बेसिक टॉपिक है, समझने का कोशिश करो। सोप्स कहते किसको है, हम आपको बस 2 लाइन रटवाए थे सोप्स में, शायद आपको याद होगा। सोप्स क्या है, दीज आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसी में हम लोग बात कर रहे थे कुछ एग्जांपल्स का, दैट इज सोडियम स्टीरेट और सोडियम पल्मिटेट, ठीक है। इसी में हम लोग देखे थे सपोनिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सोप। दिस व्हाट इज सपोनिफिकेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सोप यूजिंग द एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। इसको यूज करके जब हम लोग सोप बनाते हैं तब हम लोग सपोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। हाउ सोप वर्क्स का बात हो रहा था, सोप काम कैसे करता है। सोप में हम लोग बात की थी कि इसके पास 2 तरह का एंड होता है, ठीक है। एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। वर्ड में हम हाइड्रोफोबिक बोल रहे हैं, फोबिया का मतलब होता है डर, तो एक एंड जो होता है हाइड्रो मतलब पानी से डरता है और दूसरा पानी लविंग हाइड्रोफिलिक मतलब पानी की तरफ जाता है, ठीक है। वही करने का कोशिश किए थे हम लोग। देखो एक को बनाए थे हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग और दूसरा हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफोबिक होता है वो ग्रीस या फिर किसी भी जो मतलब पार्टिकल है उससे चिपक जाता है और हाइड्रोफिलिक वाटर में चिपका रहता है और बेसिकली डिसॉल्व स्टेट में रहता है और गंदगी को पकड़कर निकल जाता है। इसी को हम लोग बोल रहे थे और इसी का फॉर्मेशन जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मिसल्स, ठीक है। मिसल वर्ड इंपॉर्टेंट है। मिसल्स बनता क्यों है, क्योंकि सोप का बेसिक प्रॉपर्टी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के कारण। फिर लिमिटेशन ऑफ सोप देखे थे, बेसिकली दिस इज लेस इफेक्टिव इन द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर हम लोग अभी बात करेंगे, तो दिस इज लेस इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, ठीक है। और ये एक्चुअल में स्कम का फॉर्मेशन कर देता है जिसके कारण सोप वहां यूज नहीं होता है। तो वहां क्या यूज करते हैं हम लोग, डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स होता क्या है, दीज आर द लॉन्ग चेन ऑफ द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है।
होता क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ द बेंजीन सल्फोनिक एसिड और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स। डिटर्जेंट्स को हम लोग सोपलेस सोप भी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट्स को हम लोग सोपलेस सोप भी वर्ड यूज करते हैं। दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सोप एंड डू नॉट फॉर्म अ स्कम मेकिंग देम इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। यानी हार्ड वाटर में कुछ आपको यूज करना होगा तो क्या करोगे, डिटर्जेंट्स नॉट सोप, ठीक है। यहां हम लोग सोप्स और डिटर्जेंट्स खत्म कर चुके थे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का बात किए थे। हार्ड वाटर आपको समझ में आ गया था कि बेसिकली जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट रखता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट का मतलब दिस इज क्या रहेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट का दिस इज कार्बोनेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट्स हो सकता है, क्लोराइड्स हो सकता है, ठीक है। दिस तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस हार्ड और सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो हार्ड वाटर में क्या होगा, इट कंटेन्स द हायर कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स सच एज द कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दिस इज टेम्पोररी और परमानेंट हार्डनेस का हम लोग बात किए थे। टेम्पोररी हार्डनेस आप समझ रहे हैं, उस समय एक्चुअल में स्लाइड नहीं आया था, फिर आ गया और पीछे अपने आप चिपक गया, इसलिए ऐसा दिख रहा है, नहीं तो ऐसे लिखा हुआ नहीं था, लिखा हुआ साफ ही था वहां पर, ठीक है। ये हम फिर अलग से लिख दिए थे क्योंकि वो दिख नहीं रहा था ना। टेम्पररी में क्या होगा, कंटेन्स कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग वाटर। तो टेम्पररी हार्डनेस है, इसमें क्या है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसको हीट करोगे तो टेम्पररी हार्डनेस खत्म हो जाएगा। वहीं परमानेंट हार्डनेस कैसे खत्म होता है, परमानेंट हार्डनेस ऐसे गर्म करने से खत्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड्स और सल्फेट्स होता है, ठीक है। क्लोराइड यानी कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह का कंपोनेंट होता है। तो इसका बेसिकली हार्डनेस को आपको खत्म कैसे करना है, तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे थे कि देखो इसको हम लोग वॉशिंग सोडा से ट्रीट करते हैं, यानी इट इज कॉज्ड बाय क्लोराइड्स एंड सल्फेट एंड रिमूव बाय ट्रीटिंग द वाटर विद द वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करने से हम लोग इसको हटा सकते हैं। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जिसमें हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन होता है, उसका बात किए थे, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लाइड में गड़बड़ हो गया था, आपके पास ठीक ही आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेटिव्स टॉपिक में आ गए थे। फूड प्रिजर्वेशन में हम लोग देखिए थे प्रिजर्वेटिव्स हम लोग यूज क्यों करते हैं, ताकि हम लोग फूड को स्पॉइलिंग से प्रिवेंट कर सकें और उसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी को मेंटेन रख सकें, ठीक है। इसके लिए हम लोग बेसिकली बात किए थे दो तरह का प्रिजर्वेटिव, कुछ तो नेचुरल सोर्सेज लाइक द सॉल्ट, शुगर, विनेगर, सिट्रस जूस, इन सब का बात किए थे, और कुछ प्रिजर्वेटिव हम लोग बोले थे केमिकल प्रिजर्वेटिव होता है और इसका नाम हम आपको बोले थे रट लेने के लिए, जैसे बेंजोइक एसिड, कैल्शियम सॉर्बेट, कैल्शियम सॉर्बेट को हम लोग कैल्शियम सॉल्ट्स भी बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट और दिस पोटेशियम नाइट्रेट और एरिथॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये 5 है, कम से कम 5 नाम रट लोगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे पास्चराइजेशन का। आपको याद होगा पास्चराइजेशन टेक्निक कौन खोजा है, दैट इज लुईस पास्चर। लेकिन अगर मिल्क में पास्चराइजेशन का बात करोगे तो दैट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय सॉक्सलेट, ठीक है। बेसिकली लुईस पास्चर वाइन और बियर में खोजे थे, सॉक्सलेट मिल्क में खोजते हैं। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बोले थे कि एक्चुअली में मिल्क को 63 डिग्री फॉर 30 मिनट्स और 72 डिग्री फॉर 15 मिनट्स खौलाना होता है, गर्म करना होता है और उसके बाद उसको ठंडा करना होता है, ठीक है। इसमें एक्चुअल में मिल्क में एक एंजाइम होता है दैट इज नोन एज अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का अमाउंट खत्म हो जाता है, तब जाकर हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली मिल्क इज पास्चराइज्ड, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम लोग फ्रीजिंग का बात किए थे। फ्रीजिंग क्या करता है, इट स्लोज डाउन द माइक्रोबियल एक्शन, ठीक है। वैक्स इमल्सन देखे थे, मतलब वैक्स जैसे फ्रूट्स ये सब के पास वैक्स इमल्सन किया जाता है, ये इडिबल वैक्स होता है, जैसे बी वैक्स और शुगर केन वैक्स यूज करना चाहिए, करते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये इडिबल वैक्स होता है। नाइट्रोजन फ्लशिंग आप समझ रहे हैं कि नाइट्रोजन भर देता है, उसी को हम लोग नाइट्रोजन फ्लशिंग बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लास हम बोले थे एक पूरा लिस्ट है, मन हो तो रट लीजिएगा, ये रहा लिस्ट, ठीक है। देखिए इस बार भी जो पूछ रहा है क्रुक्स ग्लास से रिलेटेड पूछा है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखोगे तो आई थिंक क्वार्ट्ज ग्लास का क्वेश्चन रहा है, पायरेक्स ग्लास से क्वेश्चन कभी पूछा हुआ है, ठीक है। सोडा लाइम ग्लास भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार मन करे, अंडरलाइन किया ही हुआ है, मन करे तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्रुक्स ग्लास भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इधर अंडरलाइन नहीं किया है, कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये ग्लास का लिस्ट है, एक बार देख लीजिए। यहां से टाइप्स ऑफ ग्लास का बात कर रहे थे, मन हो तो पढ़ लीजिएगा सारा। इसमें केमिकल्स कंपोजिशन याद रखना इम्पॉसिबल है, मत रटते रहिएगा, बेसिक बेसिक फैक्ट्स देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद सीमेंट में आ गए थे। जो हम लोग सीमेंट यूज करते हैं इसको हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। जैसे लाइम, सिलिका और एल्यूमिना इसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। लाइम सबसे ज्यादा
दैट इज 60 to 70% होता है। यानी इसका जब रेशियो जो हम लोग यूज करते होंगे उसको मैन्युफैक्चर के लिए, तो लाइमस्टोन कितना होगा, दैट इज 3 पार्ट्स, और 1 पार्ट हम लोग क्ले का यूज करते होंगे। क्ले से ही बाकी चीज आ जाता है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब का बात कर रहे थे। जो फाइनली ग्राउंडेड पाउडर होता है इसको स्लरी बोलते हैं। एक यहां पर प्रॉपर्टी देखे थे, ये इंपॉर्टेंट था कि सीमेंट सॉलिडिफाई क्यों होता है, ठीक है। सीमेंट सॉलिडिफाई बेसिकली जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन, ठीक है। सीमेंट का सॉलिडिफाई होने का प्रोसेस को क्या बोलते हो, हाइड्रेशन। द मेजर कंपाउंड इन द सीमेंट इज ट्राइकैल्शियम सिलिकेट और डाइकैल्शियम सिलिकेट रिएक्ट्स विद द वाटर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्रेट्स और हाइड्रेशन प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली हाइड्रेट करता है, हाइड्रेशन करता है या फिर उसको जमाता है, ये समझ सकते हो, ठीक है। इसमें these are the crystalline in nature which interlock and forms a solid hard matrix binding the cement and any aggregate like sand और gravel, ये सबको मिक्स करके एक साथ जमा देता है, ठीक है। इसमें एक बात और हम लोग किए थे ना, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ होगा कहीं आपके पास, जिप्सम का बात किए थे हम लोग, ठीक है। जिप्सम इस प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जमने का प्रोसेस है यानी हाइड्रेशन का प्रोसेस है, इसको जिप्सम स्लो डाउन करता है। नहीं तो जैसे ही पानी डालोगे वो तुरंत जम जाएगा, तो उसमें जिप्सम मिक्स किया जाता है ताकि वो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सके उसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं। इसमें ढेर तरह का आइसोमेरिज्म देखे थे, आइसोमर्स टाइप का हम लोग देखे थे। जैसे ये शुरू में एग्जांपल दिया हुआ था कि देखो दोनों का फॉर्मूला C5H12 है, लेकिन देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, ये लंबा चेन है और इसके ऊपर देख रहे हैं हम लोग एक के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये 4 कार्बन का चेन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगाया, ये 5 कार्बन का चेन है। इसका मतलब स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया, यानी ये क्या है, आइसोमर्स। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स का जब बात किए थे हम लोग 2 टाइप का आइसोमर्स बात कर रहे थे, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, जिसके पास सेम केमिकल फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। स्टीरियो आइसोमर में स्ट्रक्चर भी सेम होता है, देखो कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर बट द डिफरेंट 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन, यानी इसका जब 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन का बात करते हो तब जाकर वो डिफरेंट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहले चेन आइसोमर, उसका एग्जांपल हम लोग सबसे पहले वाला देखे थे जिसमें C5H12 का एग्जांपल देखे थे, वो चेन आइसोमर्स का था, ठीक है। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है कि बेसिकली पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप अलग होता है। जैसे देखो डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर यहां कहां है, पोजीशन 1 2 यानी सेकंड कार्बन पर है, वहीं इसमें कहां है 1 यानी पहला कार्बन पर है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला क्या है, दिस इज सेम। इसको बोलते हैं ब्यूट 2 इन, ये क्या है, ब्यूट 1 इन, ठीक है, एक पर है, तो इसके लिए ये क्या हो गया, पोजीशन आइसोमरिज्म। यहां पर क्लोरीन का ये पोजीशन अलग किए हैं। फंक्शनल आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, जैसे इसमें CHO ऐड किया है, यहां C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन ग्रुप ऐड किया है। नेक्स्ट हम लोग मेटामर्स का बात कर रहे थे। मेटामर्स में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप अलग होता है, जैसे OO यहां पर है, लेकिन O के इधर पहले कितना है, 2 कार्बन चेन 2 कार्बन चेन, यहां क्या है 1 और 3 कार्बन चेन, यहां अलग हो गया। स्टीरियो आइसोमरिज्म में 2 होता है, पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में देखो सिस और ट्रांस जहां दिख जाएगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एग्जांपल होगा। जैसे हम लोग कुछ लिखे भी थे, जैसे ट्रांस टू ब्यूट 2 इन, ये उसका है, यानी देखो यहां पर मिथाइल ग्रुप है और इसके अपोजिट में मिथाइल ग्रुप है, लेकिन अगर हम बोलते सिस, यहां पर लिख दिए सिस, तो इसमें क्या है, एक साइड में मिथाइल ग्रुप आ गया, इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल इमेज बनाता है। इसका ऑप्टिकल इमेज देखो ये बना दिया ना, OH इधर है, ये इधर आ गया, ठीक है, बाकी सब चीज ठीक है, COH CH3 ठीक है, H इधर वाला इधर आ गया, ठीक है, मतलब उल्टा हो गया, तो इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अगर एग्जाम में कुछ पूछेगा तो यही एग्जांपल भी पूछेगा, ये बात समझने का कोशिश करना। हम ऐसा इसलिए बोल देते हैं कि दीज आर कॉमन एग्जांपल्स, यानी लैक्टिक एसिड का ही बात करेगा कि डी लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड आर द एग्जांपल ऑफ, डायरेक्टली वहां बोल सकते हो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है ना। ये फिर हम लोग कुछ देखे थे। अब क्या था, गैस लॉ, ठीक है। गैस लॉ में आपको समझ गया, मैं आ गया था, कुछ बेसिक हम लोग लॉस का बात कर रहे थे गैस का। आइडियल गैस और रियल गैस पहले समझने का कोशिश किए थे। हम आपसे बोले कि आइडियल गैस होना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वहीं रियल गैस क्या है, जो बेसिकली आप देखते हो, मतलब आइडियल गैस नहीं है, दीज आर रियल गैस जो होता है। अ गैस दैट डज नॉट बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, मतलब एक्चुअली में बिहेव ही नहीं करता है, बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स हैव द फाइनाइट वॉल्यूम, जबकि
आइडियल गैस क्या बोलता है कि नेग्लिजिबल स्पेस एंड नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लेकिन ऐसा होता है गैसेस में, होता है कि उसके पास फाइनाइट वॉल्यूम हो और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो, उसको हम लोग रियल गैस बोलते हैं। हाँ, रियल गैस को आइडियल लाइक दिखाने के लिए क्या कर सकते हो, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर का यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आइडियल गैस इक्वेशन में आ गए थे, हम आपसे बोले थे देखो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इन सबको मिला के जो इक्वेशन आया है उसी को आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन लिखते इसको हम लोग पहले ताकि आपको समझ में आ सके। यानी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी क्या है, दिस इज एन आइडियल गैस इक्वेशन, और इसी में आर को हम लोग बोले थे दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 8.314, ठीक है। उसके बाद आप आ गए थे बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ क्या है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप है, जहां प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप होगा वहां कुछ तो कांस्टेंट रखना होगा, यहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इस केस में क्या होगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा ग्राफ कुछ दिखता है, ठीक है। वहीं पर इसको आइसोथर्म मतलब क्या हो गया, सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, दैट इज इट इज आइसोबास, इसका मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप मिल जाएगा, इसका मतलब P कांस्टेंट हो जाता है। इस केस में यही लिखा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, ये भी देख लिए। एवोगैड्रो लॉज में क्या होगा, दिस इज V मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसका बात करता है, यानी किसी को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। देखो, द लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या हो गया, T एंड N, यानी टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएगा इस केस में, कांस्टेंट होगा। यही आता है 6.022 into 10⁻23। ये लॉजिक लॉ है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप निकालते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप निकालोगे तो क्या करोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट को हम लोग वर्ड यूज करते हैं आइसोकोर या आइसोकोरिक, वो आप जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का बात किए थे, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम बस बोले थे नाम याद रख लेना, काम हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन बोलते किसको है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को बोलते हैं, यानी sp मिक्सिंग, sp2 मिक्सिंग, sp3 मिक्सिंग। उसका बात कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल शेप बनेगा, sp2 में ट्रायंगुलर और sp में लीनियर शेप बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का है। फिर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखे थे, इसका कुछ एग्जांपल्स था, इसको एक बार जल्दी से देख लीजिएगा आप अपने, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख गए थे। फिर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का बात किए थे। बॉन्ड ऑर्डर के लिए यहां एक हम आपको बेसिक तरीका बता दिए थे कि 14 का 3 होता है, उसी तरह से फिर 13, 12 जैसे घटते जाओगे, 0.5 घटाते जाओ, जो भी आए उसमें नंबर ऑफ ये आउटरमोस्ट फिर बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लोगे तो सीधा, जैसे हम लोग से एग्जाम में CO का पूछा था, ठीक है। C का कितना होता है 6, O का कितना होता है 8, 6 और 8 कितना हो गया 14, और 14 का कितना होता है वैल्यू 3, ठीक है। इसको रटना कोई मेहनत का काम नहीं था, आप समझ चुके थे, बेसिक कंसेप्ट था। 14, 13, 12 ऐसे करके नीचे लिखते जाओ, पहले 14 का 3 लिखो, फिर 0.5 घटाते जाओ। उसी तरह से 14, 15, 16 एक एक बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां वैल्यू 0.5 घटा रहे हैं, वैसे लिख लो, आंसर आ जाता है इससे, ठीक है। एक बात ये भी याद रखना कि इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज 0 देन मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कुछ बॉन्ड ऑर्डर निकालने का भी आप समझ चुके थे, कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं कि हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करो, इन सब का बात हम लोग कर चुके थे। ये फिर ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो क्वेश्चन था, उसी में आप बोले थे कि मेरे को बेसिक ऑक्सीडेशन का चाहिए, वो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि ये सब ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे ऑक्सीजन के लिए हम लोग मोस्टली ये -2 यूज करते हैं, हाइड्रोजन के लिए +1, फ्लोरीन क्लोरीन के लिए -1, और ग्रुप 1 मेटल के लिए +1 और ग्रुप 2 मेटल के लिए +2 यूज करते हैं। नोट्स में लिखा होगा, एक बार चेक करना, ठीक है। इसके बाद फायर क्रैकर का कलर का बात किए थे, जैसे रेड किस कारण से होता है, स्ट्रोंटियम साल्ट के लिए, ग्रीन किस लिए होता है, बेरियम सॉल्ट से, कैल्शियम साल्ट से ऑरेंज हो जाता है, सोडियम सॉल्ट से येलो हो जाता है, और कॉपर साल्ट से ब्लू हो जाता है, पर्पल। और व्हाइट कलर का भी आप बात किए थे, इसको बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर का पांच याद रख लेना। अगर रटने का मन होगा तो बैठ के रट लेना कि कॉपर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड स्ट्रोंटियम कंपाउंड, ठीक है। और वहीं पर्पल कॉपर एंड स्ट्रोंटियम, व्हाइट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ट्राइटियम। देखो, क्रैकर में जो नॉइज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम पाउडर, सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। वहीं पर हम लोग एल्यूमिनियम पाउडर जो यूज करते हैं वो स्प्रिंकलर बनाने के काम आता है, मतलब जो जैसे बोलते हैं ना फुलझड़ी में जो आ रहा है, तो वो दैट इज बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम ये पाउडर। नेक्स्ट इज ग्रीन क्रैकर। ग्रीन क्रैकर का ये मतलब नहीं कि ग्रीन क्रैकर ग्रीन है, अच्छा है, यूज करने लायक, ऐसा नहीं है। ग्रीन क्रैकर लेस मतलब लेस हार्मफुल होता है, हम लोग बोलते हैं 30% लेस हार्मफुल होता है, लेकिन हार्मफुल है, ठीक है। इसको CSIR से बेसिकली बनाया है, ठीक है। 30% लेस पॉल्यूशन फैलाता है, उसका बात किए थे, ठीक है।
दे डू नॉट कंटेन हजार्डस एलिमेंट लाइक बेरियम नाइट्रेट। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। हम लोग कुछ एग्जांपल लिए थे, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं देखे थे। दैट इज स्वास, सफल और स्टार, ये ग्रीन क्रैकर का टाइप है। फिर हम आपसे फायर एक्सटिंग्विशर में बात किए थे सोडा एसिड टाइप का, जिसमें हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का बात किए थे। सोडियम बाइकार्बोनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है। देखो यही है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। इस केस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक चादर जैसा बना देगा, जिसका मतलब है उसके बाद वहां से ऑक्सीजन का कनेक्शन टूट जाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द फायर since CO2 is heavier than air and forms a blanket over the fire, bringing down the temperature of the ये burning substance। देखो टॉपिक खत्म हो गया, और कुछ बताओ, है डाउट तो? केमिस्ट्री पूरा खत्म हो गया है।